आज 25 जून से अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब से रेगुलर आपको वीडियो अपलोड होते रहेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सॉल्यूशन के अंदर अपने पढ़ चुके थे सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन क्या होता है और विलियन के दो पार्ट विलय और विलायक। विलय विलायक के आधार पर विलियन हमने 9 प्रकार के पढ़े थे उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, और विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर भी हमने विलियन 3 प्रकार के पढ़े थे। और फिर हमने बात की थी विलियन की सांद्रता इकाइयाँ। ठीक है, सांद्रता इकाइयाँ करने के बाद में हमने विलियता की बात की थी, जिसमें विलियता को हमने 3 टर्म्स में डिवाइड किया था। ठोस की दरों में विलियता, गैस की दरों में विलियता और दरों की दरों में विलियता। ठीक है, दरों की दरों में विलियता जब हमने पढ़ा तब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, और राउल्ट्स लॉ पढ़ने के साथ में ही हमने यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ी थी कि आदर्श और अनादर्श विलियन की बात की थी। आदर्श विलियन जो राउल्ट्स नियम का पालन करते हैं और अनादर्श विलियन जो राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करते। अनादर्श विलियन में भी हमने ये कहा था कि जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं ऐसे अनादर्श विलियन, और एक जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं ऐसे अनादर्श विलियन। ठीक है, लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल शेष रहे थे, एग्जाम्पल अपने को करने हैं। तो सबसे पहले तो अपने आदर्श विलियन की बात करते हैं। आदर्श विलियन, आदर्श विलियन। ठीक है, आदर्श विलियन में हमने क्या कहा था, एक तो इसमें राउल्ट्स नियम है, इसका पालन होगा। ठीक है, और क्या कहा था हमने आदर्श विलियन में क्या होता है। आदर्श विलियन के लिए राउल्ट्स लॉ क्या रहेगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A एक्सिस और P नॉट PB इज इक्वल टू P नॉट B एक्सिस। ये कहा हमने PA क्या था, एक घटक का आंशिक दाब, आंशिक वास्तव, और ये है एक घटक का शुद्ध अवस्था में वास्तव, और ये इसका मोलस। ये द्रव द्रव जो विलियन है उसमें एक घटक का मोलस कितना उपस्थित है, ऐसा ही ये भी घटक के लिए है ना। और हमने क्या कहा था कि जो राउल्ट्स नियम का पालन करते हैं आदर्श विलियन है, इन आदर्श विलियन में वो क्या होता है। आदर्श विलियन में कहा था कि जो एक घटक है और एक घटक है उसमें अंदर जो एक कण है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है FAA है ना, ऐसे जो B घटक है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है FBB, और जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो एक नया फोर्स और जनरेट हो जाएगा इनके अलावा FAB। ठीक है, और जब ये तीनों के तीनों फोर्स अप्रोक्सीमेट लगभग एक दूसरे के बराबर हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आदर्श विलियन। अनादर्श विलियन में हमने क्या कहा था, अनादर्श विलियन जिसके 2 पार्ट थे, एक तो धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। किससे, राउल्ट नियम से, ऋणात्मक विचलन। क्या कहा था, राउल्ट्स लॉ को तो फॉलो करेंगे नहीं है ना, राउल्ट्स लॉ को फॉलो ये नहीं करेंगे। इसके साथ इसमें हमने क्या कहा था, धनात्मक विचलन। कब धनात्मक विचलन शो करते हैं, तो धनात्मक विचलन का क्या था, क्या कहता है, ग्राफ ऊपर की ओर, मतलब वास्तव ज्यादा, और वास्तव ज्यादा कब होगा, जब कण दूर दूर जाएंगे, मतलब उनके अंतराल का आकर्षण बल, जो नया अंतराल का आकर्षण बल बनेगा वो पहले से भी क्या हो जाए, वो हो जाए कमजोर। मतलब पहले जो बल लग रहा था FAA और जो पहले बल लग रहा था FBB, ठीक है, ये पहले मजबूत और बाद में जब दोनों को मिक्स किया, A और B द्रव को मिक्स किया, और हमने कहा कि जो नया बल जो बना वो पहले वाले से वीक है, तो वीक होगा तो कण दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो वाष्प ज्यादा
उसका रिलेशन होता है। ऐसे ही ऋणात्मक विचलन वालों के लिए कहें तो हमने कहा था ऋणात्मक विचलन कब होगा, मतलब वास्तव में कमी कब आएगी। मैं ये कहूं कि जो नया फोर्स बना FAB ये स्ट्रॉन्ग हो जाए पहले वाले के कंपेयर, है ना। FAB जो नया फोर्स बना है ये पहले वाले के कंपेयर में क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है, क्योंकि जब नया जो बंध बना है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कण पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे मतलब वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा, और वाष्प दाब कम होगा तो ग्राफ नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिए। अच्छा, एक और इसमें जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमने दो द्रव लिए A और B, A B दो द्रव लिए, ये मैंने कहा मान लो 50 ml लिया, ये भी 50 ml लिया, मतलब टोटल 100 ml लिया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो डेल्टा भी होगा, वो कितना रहेगा, 0, है ना। मतलब आयतन में परिवर्तन क्या रहेगा, कोई आयतन में परिवर्तन शून्य रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको जो 100 ml आपने दिया, 50 लिया, 50 लिया, तो आपको 100 ml ही ऑब्टेन होगा। ठीक है, लेकिन अनादर्श विचलन में जैसे मैंने ये कहा कि धनात्मक विचलन वाले है ना, क्योंकि मिक्स करने पर हो सकता है आयतन लगभग समान रहे, जितना पहले था उतना हो सकता है उससे थोड़ा कम हो जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आयतन ज्यादा कब होगा और कम कब होगा, तो सुनो धनात्मक विचलन वालों में हमने क्या कहा कि कण पास पास जो स्ट्रॉन्ग जो नया कण बनता है वो वीक होता है, वीक होता है तो कण क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो मैंने ये कह दूंगा कि यहाँ पे जो डेल्टा भी रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मैंने कहा 50 ml था, 50 ml था, तो यहाँ मान लो 110 ml, तो 10 ml हुआ तो कैसे हुआ, मतलब आयतन बढ़ गया, तो कण दूर दूर जाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ कहा कि 90 ml हो गया, दोनों को मैंने मिक्स किया, होना चाहिए था 100 ml, लेकिन मैंने कहा आयतन कम हो गया, 90 ml हो गया, तो कम कब होगा, जब कण पास पास आ जाएंगे, मतलब नया बनने वाला बन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा भी कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस आधार पर पढ़ा था। एक और मैंने आपको बात बताई कि यहाँ डेल्टा एक्स का सेम रिलेशन रहेगा एंथैल्पी चेंज, है ना। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज शून्य रहेगा सिस्टम का, मतलब दोनों को आप मिक्स करोगे तो एंथैल्पी परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, मतलब न तो इन दोनों को मिक्स करेंगे न तो उसमें सेफ्टी परिवर्तन होगा और न ही उसमें शोषी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया, डेल्टा एक्स पॉजिटिव, और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या रहेगा, है ना, मतलब ये उसमें सेफ्टी परिवर्तन हो गया और ये उसमें शोषी परिवर्तन हो गया, पॉजिटिव बार हो गया उसमें शोषी परिवर्तन, और ये हो गया उसमें सेफ्टी। ठीक है, और एक मैंने आपको ताप का परिवर्तन भी बताया था, ताप परिवर्तन, तो मैंने क्या कहा, यहां ताप परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, ताप परिवर्तन यहाँ नहीं होता। ठीक है, मतलब सिस्टम का जो टेम्परेचर पहले था बाद में भी टेम्परेचर वही रहता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, जब दोनों को मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है। तो जब टेम्परेचर है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये देखेंगे टेम्परेचर में क्या परिवर्तन आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, परिवर्तन कैसा हो रहा है, उष्मा शेषी, और उष्मा शेषी का क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करना। और कोई भी सिस्टम है वो ऊर्जा का उत्सर्जन कब करता है, जब उसका टेम्परेचर बाहर वाले इन्वायरमेंट से जो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वो एनर्जी को इमिट कर देता है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है ना। इसका अर्थ है कि जब दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा इस कारण से उष्मा शेषी प्रक्रम क्लियर है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे लगता है उष्मा शोषी का मीनिंग ये होता है कि भाई ऊर्जा का शोषण करना, है ना। लेकिन अपने को ये देखना है, हम बात कर रहे हैं कि दोनों को मिक्स करने से ताप में परिवर्तन क्या होगा। तो मैंने कहा यहाँ जब दोनों सिस्टम ए और बी को आप मिक्स करोगे, दोनों तरह को, तो ताप में परिवर्तन कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कह देते हैं ताप परिवर्तन नेग्लिजिबल है, नहीं करना। लेकिन यहाँ जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ताप
तंत्र का ताप बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण, ठीक है, बढ़ने के कारण वो ऊर्जा का सॉरी तंत्र का ताप बढ़ जाता है, तो बढ़ने के कारण वो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है ना। एक मिनट, हमने कहा ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो रहा है। ऊष्मा शोषी का मीनिंग ये होगा कि ऊर्जा ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है मतलब ताप घटा, तो यहाँ ताप ठीक है, क्योंकि शोषी है ना, शोषी का अर्थ है ऊर्जा ले रहा है, और ऊर्जा लेता कब है, जब सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऊर्जा लेने लग जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको एक ताप की परिभाषा बता देता हूँ। ताप क्या होता है, ताप वह भौतिक राशि होती है जो ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा का निर्धारण करती है, ठीक है ना, और ऊर्जा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो उच्च ताप से हमेशा किधर होगा, निम्न ताप, ठीक है ना। ऊर्जा जो होगी वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है। इसी के कारण से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ परक्रम कैसा हुआ, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का अर्थ क्या, ऊर्जा ले रहा है, और ऊर्जा ले रहा है इसका अर्थ क्या है कि उसका ताप कम हो गया, उस तंत्र का ताप क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए वो ऊर्जा ले रहा है ना। ये तो हमने कहा दोनों मिक्स किया तो ताप परिवर्तन क्या होगा, तो ये ताप घट गया इसलिए वो ऊर्जा ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ताप परिवर्तन क्या होगा, ताप बढ़ गया, ठीक है, वातावरण से ताप बढ़ गया, इस कारण से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगता जरूर है कि ये गलत है लेकिन ये बिल्कुल सही है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ग्राफ हमने ऑलरेडी पहले बना लिए थे, आज अपने एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सुनो एग्जाम्पल क्या है इसमें। तो आदर्श विलयन में क्या होता है कि आप सजातीय श्रेणी के कोई भी कंपाउंड है तो सजातीय श्रेणी के आपस में मिक्स कर लो, आदर्श विलयन करो। जैसे कि मान लो मैं ये कहूँ कि आपने C6H6 बेंजीन और इस बेंजीन में आपने मिला दिया C6H5CH3 टोलूइन मिला दिया, ठीक है। तो बेंजीन और ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सजातीय श्रेणी के होंगे, एक ही श्रेणी में बेंजीन श्रेणी के होंगे, सजातीय श्रेणी के क्या बनाएंगे, आदर्श। जैसे मैंने कहा SiCl4 है, ठीक है, और CCl4 है, एक ही श्रेणी के होंगे, ये भी टेट्राक्लोराइड, ये भी टेट्राक्लोराइड, क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन। ऐसे ही मान लो मैंने एथेनॉल है और एथेनॉल में मैंने मिला दिया प्रोपेनॉल, ठीक है, Cl3 C3H7 है ना। ऐसे कोई भी दो एल्डिहाइड आपस में मिक्स करो तो सजातीय श्रेणी में जो कंपाउंड होते हैं वो मिक्स करते हैं तो वो क्या बनते हैं, ये ऐसे ही आप हेक्सेन है, हेक्सेन है, एन हेक्सेन में एन हेप्टेन मिला दो, ठीक है ना, नॉर्मल हेक्सेन में एन हेप्टेन, एक एल्डिहाइड सीरीज के हैं दोनों लिक्विड, है ना। तो आप क्या करो, इनको मिक्स कर लो तो ये आदर्श विलयन, ठीक है। तो इसके अंदर तो जो ये सजातीय श्रेणी के कंपाउंड होते हैं वो आदर्श विलयन बनाते हैं, ठीक है। दो तीन एग्जांपल है बुक में जो दिया है वो याद रखो, काफी है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल तो आपको पर्टिकुलर याद रहना ही चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं धनात्मक ऊर्जा। क्या कर रहा है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर। धनात्मक विचलन का क्या है कि वाष्प बढ़ना चाहिए, ठीक है, और ऋणात्मक विचलन का क्या है कि वाष्प घट गया, ठीक है। अच्छा, वाष्प घटता कब है, जब बनने वाला बल जो होता है, नया जो बल बना है ना वो प्रबल हो, ऐसी कंडीशन में ऋणात्मक विचलन है। तो देखो मान लो मैं ये कहूं कि एसीटोन है, एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन में आप मिला दो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CH Cl2, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म, तो होगा क्या, एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिलाओगे तो ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, और इस हाइड्रोजन ये बंद क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है। और इस प्रबल मतलब दोनों को मिक्स किया तो ये बंद बन गया, प्रबल बंद बन गया, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई तो क्या होगा कि पार्टिकल पास में आ जाएंगे, पास में आएंगे तो वाष्प कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा तो अपने क्या करेंगे कि ऐसा विलयन होगा, ये राउथ नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। एक बात हो गया, हम यदि मान लो कोई भी दो द्रव है हम उनको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और मिक्स करने के बाद में मैंने ये कहा कि भाई वो आदर्श विलयन, वो
आदर्श विलयन है या राउट नियम से धनात्मक विचलन दे रहा है या ऋणात्मक विचलन दे रहा है। यदि आपसे कारण पूछा जाए ना कि भाई दोनों को मिक्स करते हैं, जैसे ये है इन दोनों को आपस में मिक्स किया और ये राउट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखो कोई भी एग्जाम्पल है उसका यदि कारण आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कोई ना कोई कारण जरूर होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। पर्टिकुलर अलग अलग केस में आप अलग अलग केस लोगे, एग्जाम्पल आप लोगे तो उसमें कारण अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो रीजन है वो समझा पाओ तो बेटर है, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ऋणात्मक विचलन इसलिए दे रहा है क्योंकि बनने वाला नया बल पुराने बलों से प्रबल है, इस कारण से वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, यदि आप पर्टिकुलर नहीं बता पा रहे हो तो फिर थोड़ा ऐसे देखो धनात्मक विचलन, जैसे मैंने कहा एथेनॉल है, एथेनॉल में आप वाटर मिला दें, ठीक है। तो वाटर मिलाओगे तो क्या होगा, देखो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस एल्किल ग्रुप के कारण क्या होती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है। देखो जैसे मैंने ये बताया ये इस प्रकार, ठीक है। फिर मैंने ये अगेन कहा कि जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन आ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन आ, है ना। तो इन दोनों के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, है ना। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन मैंने जैसे मिक्स किया तो इसका पार्टिकल आ गया, इसका पार्टिकल आ गया, तो देखो कैसे, ये मान लीजिए H, ये O और ये C2H है ना। ऐसे वापस पार्टिकल इसका आएगा HO, है ना। तो देखो होगा क्या, ये जो एल्किल सीरीज है ना, इस एल्किल सीरीज के कारण इसका आकार बड़ा होगा तो ये क्या करेगा, ये थोड़े से दूर हो जाएंगे, मतलब ये जो बॉन्डिंग होगी ये थोड़ी सी वीक हो जाएगी, है ना। मतलब जितना पहले ये पास में थे ना, अब ये इतने पास में बॉन्डिंग, मतलब कि ऑक्सीजन और ये इतने पास में नहीं रह पाएंगे जितने कि ये यहाँ, ठीक है ना। इसके बाद इस एल्किल बड़े ग्रुप के कारण मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और वीक हो जाती है तो बनने वाला नया बॉन्ड क्या हो गया, वीक, और वीक हो गया तो अपने ये क्या कहेंगे कि ये राउट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग वीक होगी तो अपने ये कहेंगे कण दूर दूर होंगे, मतलब वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प भी ज्यादा होगा, वाष्प ज्यादा होगा तो ग्राफ को ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं कि ये ऋणात्मक विचलन वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप ये एक एग्जाम्पल आप याद रखो, इसके अलावा जो बुक में दिया हुआ है वो भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अच्छा, अब अपने बात करते हैं इस लेसन के अंदर हमारे पास इस लेसन में एक टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। वो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्यक गुण कोलिगेटिव, क्या होती है, देखो विलयन के उन गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं जो विलयन में उपस्थित जिनका मान या कह दो जो गुण विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। क्या करो, विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। हमारे सिलेबस में 4 अणुसंख्यक गुणधर्म दिए हुए हैं। एक तो है वाष्पता, अवनमन, अच्छा इसी के अंदर एक साथ में दिया हुआ है वह वाष्पता, आपेक्षिक, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, थोड़ा बहुत इनमें वेरिएशन है।
वास्तव अवगमन या वास्तव अपेक्षिका। ठीक है। दूसरा कौन था नाम में, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म। तीसरा हिमांक अवगमन। और चौथा परासर। ये चार अनुसंख्यक गुणधर्म हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसमें से एक ये जो है आज हम पढ़ रहे हैं वास्तव। देखो पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो, एक्चुअली में अनुसंख्यक गुणधर्म के नाम से अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपने पढ़ने जा रहे हैं प्रायोगिक रूप से किसी पदार्थ का मूल्य द्रव्यमान कैसे किया जाए। इस चीज को आप दिमाग में उठा लो कि अपने इस नाम से पढ़ने क्या आ रहा है, अनुसंख्यक गुणधर्म। एक्चुअली में अनुसंख्यक गुणधर्म के नाम से अपने ये पढ़ने जा रहे हैं कि लैब में प्रैक्टिकली किसी भी द्रव्य का अपने मूल्य द्रव्यमान ज्ञात कैसे करते हैं, उन टेक्निक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब टेक्निक तो खूब है, लेकिन उनमें से भी अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, एक तकनीक है जिससे किसी पदार्थ का मूल्य द्रव्यमान ज्ञात किया जाए। क्लियर होगी बात, ये दिमाग। अच्छा डेफिनेशन पूछे आपसे, डेफिनेशन ये कह दो, विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। क्लियर है। अब समझ भी जाओगे आप कैसे निर्भर करते हैं। देखो वास्तव, तो देखो वास्तव अवनमन क्या होता है ये देखो। वास्तव क्या था, पहले इसको समझो कि वास्तव क्या है। मान लो मैं ये कहूं कि यहां ये कोई लिक्विड है, ठीक है, हम इसको गर्म कर रहे हैं, नो डाउट इसकी वेपर बनेगी, है इसकी वेपर बनेगी, और इसकी जो वेपर बनेगी वो वेपर दाब लगाएगी, और उसी दाब को अपने क्या कर रहे हैं, वास्तव है ना। तो ये जो वेपर है, ये जो दाब लगाएगी, जितना इस दीवार पे लगाएगी उतना ही इस दीवार पे भी लगाएगी, और उतना ही दाब इस लिक्विड की सरफेस पे भी लगाएगी। ठीक है ना। तो ये जो वाष्प और ये द्रव, द्रव और इसकी जो वाष्प है, वाष्प और द्रव, जब ये दोनों एक दूसरे की साम्य अवस्था पर होंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो आपने टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, पता कैसे चलेगा, आप चाहो तो यहाँ थर्मामीटर लगा लो, है ना, थर्मामीटर लगा लो तो तापमापी जो होगा वो तापमापी आपको बता देगा कि भाई टेम्परेचर बदल रहा है या नहीं, है ना। और एक साइड में मैनोमीटर लगा लो, एक साइड में मैनोमीटर लगा दो, मैनोमीटर कह दो या कह दो दाबमापी, मैनोमीटर भी कह सकते हो, दाबमापी। दाबमापी किसको बताता है, दाब को बताता है ना। तो आप क्या करो, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो, तापमापी में देख लो कोई टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, जो वाष्प बनेगी वो कांस्टेंट होगी, है ना। वाष्प के द्वारा जो लगाया गया जो दाब होगा, जो कि वाष्प दाब है वो भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वाष्प और ये जो द्रव होगी ना, ये दोनों एक दूसरे की साम्य अवस्था पे भी। क्लियर है। अच्छा अभी ये तो था, ये मान लो ये मैंने कोई द्रव लिया, ये द्रव, ये द्रव, है ना। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैंने ये कह दिया कि इसका जो वाष्प दाब था वो PA है, और ओरिजिनल फॉर्म में P0A है, ओरिजिनल फॉर्म में P0A। ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, इसी टेम्परेचर पर मैंने क्या किया, इसी के अंदर थोड़ा सा कोई B कंपोनेंट, B विलयन, B विलयन, है ना। जैसे मैं B विलयन मिलाऊंगा तो B करेगा क्या, B जो होगा, जैसे ये A की सरफेस है, A की स्टैक है ना, A की स्टैक, तो B के पार्टिकल होंगे ना, वो B के पार्टिकल इस A की स्टैक पर आ जाएंगे, हो सकता है भारी पार्टिकल हो सकती है, अंदर भी चले जाए, है ना। तो जो B के पार्टिकल, जैसे आप विलय को मिलाओगे तो विलय को मिलाओगे तो क्या होगा, विलय के कण हैं वो स्टैक पर आ जाएंगे, और स्टैक पर आ जाएंगे तो जहां पे B का पार्टिकल आएगा ना, तो वहां से जो वाष्प बनेगी वो एक ही नहीं बनेगी,
है ना। तो ए के वास्त में क्या आ गई, कमी, और जो वास्त में कमी आई है उसी को अपने वास्त में कमी आएगी तो ग्राफ में भी कमी आएगी, वास्तव में भी कमी आएगी, तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, वास्तव अवनमन बोलते हैं, है ना। और कितना हुआ है अपने ये प्रैक्टिकली काउंट कर सकते हैं भाई, जैसे बी मिलाया, अब आप बी जितना ज्यादा मिलाओगे ये कमी आपको मैनोमीटर में दाब आती है, ये दाब में कमी आपको अपने आप बताता जाएगा कि भाई आप इसको बढ़ाते जाओ तो यहाँ पे दाब में कमी आती है ना। अब देखो ये दाब में कमी आ रही है, दाब में कमी मतलब वास्तव अवनमन, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, डी पर, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो वास्तव अवनमन है ना, ये क्या है, ये अनुसंख्यक गुण है। क्यों? क्योंकि वास्तव अवनमन इसका जो मान है ये बी की मात्रा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप बी जितना ज्यादा मिलाओगे वेरिएशन उतना ही ज्यादा, क्लियर हो गया। अच्छा मैंने बी मिलाया, कितना मिलाया, जैसे मैंने कहा भाई जो भी अमाउंट मैंने मिलाया डब्ल्यू बी ग्राम में मिलाया, ये मुझे पता है, मैंने इसमें मिलाया तो ये मुझे पता है ना। अच्छा ये कितने ग्राम है, डब्ल्यू ए, है ना, डब्ल्यू ए हमने ये कितना लिया, जैसे मैंने कहा जल है, मैंने जल लिया 500 ग्राम लिया, शुद्ध जल लिया 500 ग्राम, शुद्ध जल का जो ग्राम होगा वही आइटम 500 ग्राम 500 ml, है ना। जैसे मैंने कहा 500 ग्राम शुद्ध जल लिया और T टेम्परेचर पर इसका वास्तव जो आया मैनोमीटर में ये आया, है ना। फिर मैंने 50 ग्राम या तो WB ग्राम इसमें मिला दिया और वास्तव में जो कमी आई है ना वो मैनोमीटर बता देगा, मतलब कि जब ये मिलाया तो कितना आ गया, मैंने ये कहा ये मिलाने के बाद में जो आया वो आया PA आया, तो वास्तव में कमी कितनी आई, तो वो आ गया डेल्टा P। वास्तव में कमी, वास्तव में कितना है, बोले पहले कितना था, पहले था P0A, मिलाने के बाद कितना हो गया PA, ये तो कह रहा हूं प्रैक्टिकली बन गई, इसको आप काउंट कर सकते हो, ये हो गया वास्तव अवनमन हो गया, तो ये वास्तव अवनमन आपने काउंट कर लिया, है ना। अच्छा प्रैक्टिकली आप क्या देखते हो, ये वास्तव अवनमन जो होता है ना उतना ही आपके पास में ज्यादा आएगा जितना ज्यादा आपने, है ना। और ये प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि ये जो वास्तव अवनमन होता है ये विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, डेल्टा P समानुपाती x, ठीक है ना, ये प्रायोगिक रूप से। और वैसे भी आप इसको यदि समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो, देखो कैसे, आपको ये तो समझ आ गया डेल्टा P बराबर P0A माइनस PA होगा, है ना। अच्छा अब राउल्स का लॉ क्या कहता है, राउल्स का लॉ क्या कहता है, राउल्स का लॉ कहता है कि P0A इज इक्वल टू PA, नहीं सॉरी PA इज इक्वल टू P0A x, ये होता है, ये अब राउल्स लॉ पढ़ के आए, इसका अर्थ मैं इस PA की वैल्यू यहां रख सकता हूं, डेल्टा P क्या आ गया, डेल्टा P P0A माइनस P0A x के, है ना। अच्छा इसको अपने इस प्रकार में लिख सकते हैं, इसको अपने इस प्रकार में लिख सकते हैं, क्या, ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस XA, है ना, 1 माइनस XA और ये P0A, है ना। और इसको अपने इस प्रकार में लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पता है XA प्लस XB बराबर क्या होता है 1, क्या कहा था, मोल अंशों का योग सदैव 1 होता है, तो मैं ये कह सकता हूं XB बराबर क्या होगा 1 माइनस XA, है ना। तो 1 माइनस XA क्या लिख सकता हूं मैं XB, तो ये हो गया डेल्टा P बराबर XB डॉट P0, है ना। और इसी को अपने लिख सकते हैं डेल्टा P समानुपाती x, यही तो है वास्तव अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, बहुत ही मोस्ट है ध्यान, ठीक है। प्रैक्टिकली भी डायरेक्ट आप देख सकते हो, जितना ज्यादा मिलाओगे आपको वास्तव अवनमन उतना ही ज्यादा नजर आएगा, और राउल्स के लॉ से करो तो आप ऐसे कर सकते हो, क्लियर होगी बात है। अच्छा एक मैंने यहाँ किया वास्तव अवनमन और वास्तव अपेक्षित अवनमन, ये क्या है, तो देखो यदि आपको वास्तव अवनमन किसके समानुपाती होता है तो ध्यान रखो ये डेल्टा P वास्तव अवनमन है, और वास्तव अवनमन
विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। कई बार क्यों समझाता है, सिर्फ कीजिए वास्तव अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, तो आपको याद रखना, ठीक है। लेकिन आप कहोगे वास्तव अवनमन क्या है, वास्तव अपेक्षित अवनमन क्या है, तो ध्यान से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स, है ना। ये जो टर्म्स है ना, इसको बोलते हैं वास्तव अपेक्षित, ठीक है। और आप सोचिए वास्तव अपेक्षित अवनमन का इससे क्या संबंध है, तो ध्यान रखो, वास्तव अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है, न कि समानुपाती। बस इतना अंतर है कि ये टर्म्स है, ये तो है वास्तव अपेक्षित अवनमन, ठीक है। तो वास्तव अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है, जबकि वास्तव अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती। क्लियर हुई बात ये? तो ये हमने एक अनुसंख्यक गुणधर्म हमने पढ़ लिया है। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा था शुरुआत में, एक्चुअली में अनुसंख्यक गुणधर्म के नाम से अपने पढ़ते क्या है, प्रायोगिक विधि पढ़ते हैं, जिससे अपने किसी द्रव्य का मूलक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते। देखो कैसे, मुझे एक बात कि हमने ये रिलेशन ले लिया, ये रिलेशन आ गया हमारे, क्या ये डेल्टा पी, अच्छा इस डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए एक्स बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स बी क्या मोल अंश है ना, और मोल अंश एक्स बी के मोल अंश को क्या लिख सकता हूं, इसके मोल बटा में कुल मोल, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। किसी का मोल अंश होता क्या है, उसके मोल बटा में कुल मोल, है ना। अच्छा, अब फिर किसी का भी मोल होता है उसको अपने क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान से W बटा से लिख सकते हैं, है ना। रिप्लेस कर दो डेल्टा पी पी नॉट ए एक्स और ये हो जाएगा WB अपॉन MB अपॉन ये हो जाएगा WA अपॉन MA और इस प्लस में WB अपॉन M, है ना। अब ये देखो सारा कुछ प्रैक्टिकली डेल्टा पी कितना हुआ, आपने अभी देखा प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जा सकता है नैनोमीटर से। पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में था, वास्तव नैनोमीटर बता रहा है ना। WB WA MB और ये क्या है WB, आपने जल कितना लिया, आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल आपने स्टार्ट किया 500 ml लिया, 500 ग्राम लिया, 4 ग्राम लिया, कितना लिया ये आपको पता है ना, समझ आ रही बात। अच्छा, कितना आपने मिलाया, मिलाया कितना वो भी आपको पता है, W भी आपको पता है। काउंट क्या करेगा, मूलक द्रव्यमान N, मतलब बाकी सारी वैल्यू आपको पता है, तो ये वैल्यू आप काउंट करें, बाकी तो सारी वैल्यू आपको पता है, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल वर्क आपने किया। समझ आ रही बात। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अनुसंख्यक गुणधर्म नाम से अपने पढ़ते क्या है कि प्रैक्टिकली किसी भी द्रव्य का मूलक द्रव्यमान ज्ञात कैसे करते हैं। इसके अलावा 3 मेथड और है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।